बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। तेरे लिए हम है बने, मोहब्बतों की गवाही के लिए एक यादगार दास्तान इश्क। शहर के सबसे बड़े मदीना हार्डवेयर स्टोर का बंद शटर मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मैं दूसरे शहर से 60 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुँचा था। मैं अपने साथ इस हार्डवेयर स्टोर के मालिक नवीद की तरफ से ऑर्डर किए हुए हार्ड मशीन के कुछ पुर्जे बतौर सैंपल लेकर आया था। अब यहाँ से खाली हाथ वापस मुड़ना गोया एक कीमती दिन जाया करने के बराबर था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने अपने सेल फोन से नवीद का नंबर ट्राई किया तो इसने पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली। हेलो फजल साहब, कैसे याद किया? ईयरफोन से नवीद की खुशगवार आवाज बरामद हुई। जनाब, याद तो मैं वाकई आपको कर रहा हूँ, और वो भी आपकी दुकान के सामने खड़े होकर। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सॉरी फजल साहब, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपको तकलीफ उठाना पड़ी। वो दरअसल हमारी मार्केट यूनियन ने जुमे की बजाय अतवार को हफ्ता बाद छुट्टी करने का फैसला किया है, इसलिए आज दुकान बंद है। दूसरी तरफ से नवीद की शर्मिंदा सी आवाज सुनाई दी, जैसे इसे वाकई मेरी फजूल सफर करने पर दुख हुआ था। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, क्योंकि अब मेरा इस शहर में अगला विजिट 10 दिन से पहले मुमकिन नहीं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने अपनी मजबूरी की वजाहत की। नहीं फजल साहब, हम इतने दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते, हमें ये सैंपल फौरी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी तकलीफ और करें और मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आएं, तो इस तरह आपका सफर भी राय गया नहीं जाएगा और हमें भी सैंपल मिल जाएंगे। आपके अगले विजिट तक हम किसी सैंपल को फाइनल भी कर लेंगे। इसने एक और राह सुझाई। ठीक है, आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड करें, मैं आ रहा हूँ। मैंने हामी भरते हुए कॉल बंद कर दी। मेरी गाड़ी में बैठने तक इसने अपने घर का एड्रेस मुझे सेंड कर दिया था, जो कि एक पोश एरिया का था। नवीद एक पढ़ा लिखा कारोबारी शख्स था जो मार्केट के मिजाज को समझता था, इसलिए धुन इस पर बारिश की तरह बरसता था। अमीर कबीर होने के बावजूद वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। वो 40 के एज का इंतहाई खूबसूरत शख्स था। इसकी खुश मिजाजी की वजह से मेरी इससे बहुत बनती थी। लेन देन के मामले में वो खरा और सच्चा आदमी था। मेरे जैसे छोटे बिजनेसमैनों को ऐसे ही साफ दिल कारोबारी लोगों की तलाश रहती थी। पिछले कई सालों से हफ्ते 10 दिन में मेरा इसकी दुकान पर एक चक्कर जरूर लग जाता था। हमारे दरमियान बेतकल्फी का रिश्ता बन चुका था। मैं इसके घर के सामने पहुंचा, जिसे वो गरीब खाना कह रहा था। वो एक बंगला नुमा कोठी थी, जिसके गेट पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला पठान चौकीदार क्लैशन कोप लिए खड़ा था। खान साहब, मेरा नाम फजल है, नवीद साहब ने मुझे बुलवाया है। मैंने अपना नाम और आने का मकसद बताया। साहिब को आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आप गाड़ी अंदर ही ले जाएं। इसने गेट खोलते हुए कहा। मैं गाड़ी सीधा गैराज में ले गया। अभी मैं गाड़ी से उतर ही रहा था जब नदीम खुद वहाँ पहुँच गया। आई एम सॉरी फजल साहब, आपको तकलीफ देने के लिए, इसने हमेशा की तरह खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हुए कहा। चौकीदार को मेरी गाड़ी से सैंपल का कार्टन उतारने का कहकर वो मुझे साथ लिए एक शानदार डेकोरेटेड सेटिंग रूम में ले आया। जी फजल भाई, क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म? नवीद ने मुस्कुराते हुए पूछा। किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप तकल्लुफ ना करें। लो फजल भाई, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? ऐसा करते हैं कि पहले खाना खाते हैं, बाद में चाय पियेंगे, नवीद ने सोफे से उठते हुए कहा। इससे पहले कि मैं इसे मना करता, 2 इंतहाई खूबसूरत बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए और नवीद से लिपट गए। इनकी उम्र 5 साल के लगभग होगी। दोनों बहन भाई हैरत अंगेज तक हम शक्ल थे। इससे पहले मैंने 2 भाइयों या 2 बहनों को तो हम शक्ल देखा था, मगर बहन भाई की एक दूसरे से इस कदर हम शक्ल होना पहली बार देख रहा था। हल्की फिरोजी
शफाफ आंखों में हीरो जैसी चमक थी, जबकि इनकी रंगत सुर्ख सफेद थी। इनका एक जैसा कद इनके जुड़वा होने की चुगली खा रहा था। इनमें इस कदर हम शक्ल थी कि अगर दोनों की हेयर कटिंग एक जैसी कर दी जाती तो इनमें लड़की या लड़के की तमीज करना मुश्किल हो सकता था। मैंने अपनी जागती आंखों से इतने ज्यादा खूबसूरत बच्चे पहले कभी नहीं देखे थे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैंने कभी प्यारे बच्चे नहीं देखे थे, मगर इन जैसे वाकई नहीं देखे थे। मैं हकीकतन नजरें चिपकाना भूल गया था। फजल भाई, ये मेरे गुलशन के 2 जुड़वा फूल हैं। नवीद ने अपने बच्चों का तारुफ करवाते हुए कहा। मैं जिस खामोशी से इन्हें देख रहा था, मुझे लगा कि अगर मैं इसी तरह देखता रहा तो कहीं मेरी नजर ही न लग जाए। ये सोचकर मैंने इन पर से नजरें हटा ली और आयत करीमा पढ़कर इन पर फूंक मारते हुए प्यार किया तो वो रूई के नरम गालों की मांद थे। माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैंने इनकी तारीफ की। आप इन्हें मेरे सब्र का फल कह सकते हैं, नवीद मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ ना समझने वाले सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखने लगा। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया, मैं खाने का कहकर आता हूँ। ये कहते हुए वो सोफे से उठ खड़ा हुआ और बच्चों को लेकर घर के अंदर चला गया, जबकि मैं इसकी बात में उलझ कर रह गया। फजल साहब क्या सोच रहे हैं? नवीद ने वापिस आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। सोचना क्या जनाब, आपके सब्र वाली बात में उलझा हुआ हूँ कि औलाद कौन सी सब्र का फल हो सकती है। मैंने एक बार फिर नए सिरे से बात शुरू करते हुए कहा। मेरी आप बीती कुछ तवील है और आपके पास वक्त नहीं होगा। नवीद ने मुझे वक्त की कमी का एहसास दिलाया। मेरा आज का काम सिर्फ आपको सैंपल पहुंचाना था। अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो मैं आपके साथ हूँ, मैंने तजस्सुस बड़े लहजे में कहा। तो वो सोचती हुई नजरों से दीवार पर लगी हुई पेंटिंग को देखने लगे। इसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो अल्फाज को तरतीब दे रहा हो कि बात कहाँ से शुरू करे। कुछ देर बाद वो बोला, ये इन दिनों की बात है जब मैं स्टडी करके फ्री हुआ था। चंद दिन तो दोस्तों के साथ मौज मस्ती में गुजर गए। फिर एक दिन वालिद महरूम ने मेरे लिए ऑर्डर जारी कर दिया, मैं स्टोर पर आया करूँ ताकि कारोबार की ऊंच नीच को समझ सकूं। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब्बू के सामने दम मारे। मरता क्या न करता, मुझे भी स्टोर पर जाना पड़ा। मेरे 2 बड़े भाई भी कारोबार के मुकम्मल एक्सपर्ट हो चुके थे, जो अब्बू की निगरानी में तमाम कारोबार संभाले हुए थे। शुरू के दिनों में तो 12 घंटे दुकान पर गुजारना मुझे जेल में रहने जैसा लगता था, मगर फिर आस्ता आस्ता आदी होता चला गया और मुझे कारोबार की समझ बूझ भी आने लगी थी। दोस्तों की शिद्दत से याद आती थी, मगर मजबूरी थी इसलिए इनसे मुलाकातें कम हो गई। एक दिन अबू ने मुझे कहा कि तुम खानेवाल चले जाओ, वहाँ 2 काम है। एक तो मेरे चाचाजाद भाई असलम की बेटी की शादी है, तुम्हें इस तकरीब में शामिल होना है, और दूसरा वहाँ जो दुकानों पर हमारा माल जाता है वहाँ से हमारे माल के बारे में चंद शिकायतें मसूल हुई हैं, वो भी देखते आना। मेरा सफर करने को कतई दिल नहीं चाह रहा था, मगर अब्बू को इनकार करने की जुर्रत कहाँ से लाता, इसलिए मैं अगले दिन ही रवाना हो गया। मेरा इरादा था कि पहले दिन दुकानों का विजिट कर लूं और फिर दूसरे दिन शादी की तकरीब भुगत कर वापस आ जाऊं। खानेवाल पहुंचने पर पहले दिन तो मैं अपने कारोबारी बखेड़ों में उलझा रहा। अगली रात माइयों में तकरीबन तमाम मेहमान पहुंच चुके थे। मेहमानों की गहमा गहमी में एक हसीन चेहरा देखकर मेरा वही हाल हुआ जो कुछ देर पहले मेरे बच्चों को देखकर तुम्हारा हुआ था। मैं भी नजरें हटाना भूल गया था। दिल तो जैसे मेरे कानों में आकर धड़कने लगा था। जिंदगी में पहली बार मालूम हुआ कि बेखुदी की कैफियत कैसी होती है। महक से सरसरी सी हाय हेलो भी हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि वो मेरे अब्बू के दूर के रिश्तेदार थे। वो अपनी फैमिली के साथ दुनियापुर से आई थी। मैं खाने वाले से वापस तो आ गया, मगर अपना आप वहीं कहीं छोड़ आया। कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी। मैं जिंदगी के मामलात किसी रोबोट की तरह अंजाम तो दे रहा था, मगर इनमें ज़ौक़ो शौक नहीं था। अबू बात बात पर मुझे पूछने लगे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। चंद दिनों में बात यहाँ तक पहुँच गई कि हमारे स्टोर के मुलाजिम भी मेरी हालत पर तबसरे करने लगे थे। साहब जी खाना लगा दिया है, अधेड़ उम्र मुलाजिमा ने नवीद को मुखातिब करते हुए कहा, तो हम दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। नवीद अपनी साबका जिंदगी के अवराक मुझे सुनाने में और मैं सुनने में इस कदर मगन था कि मुलाजिमा कब आई और किस वक्त इसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया कुछ पता ही नहीं चला। खाना हमने खामोशी से खाया। खाने से फारग होकर हम सोफों पर आ बैठे तो मुलाजिमा हमारे सामने चाय के कप रख गई, जिनमें से बाप के साथ ताजगी भरी महक भी उठ रही थी। ये क्या हुआ? मैंने अपने अंदर तजस्सुस का उबाल उठने पर पूछा। फिर क्या होना था फजल भाई, मेरे इम्तिहान के दिन शुरू हो
के। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान था, मुझसे बड़े एक और भाई, 2 बहनों की अभी शादी होना बाकी थी। इनसे पहले मैं किस मुंह से कहता कि मेरी शादी करवा दे, मगर हजारों दलीलों के बाद भी नामुराद दिल की सुई एक ही जगह पर अटक रही थी। कोई चीज मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मेरे अंदर बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मुझे लगने लगा कि अगर मैंने एक नजर महक को ना देखा तो मर जाऊंगा। मैं जितनी कोशिश कर रहा था कि मेरे दिल का हाल किसी पर जाहिर ना हो, मेरी बदलती हुई हालत इतना ही शोर मचा रही थी। फिर एक दिन तो हद ही होगी, मैंने गाड़ी निकाली और सीधा खाने वाल जा पहुंचा। एक बहाना बनाकर चाचा से महक के घर का एड्रेस लिया और फिर उसी वक्त दुनियापुर के लिए निकल खड़ा हुआ। मुसलसल 8 घंटे की ड्राइव से मैं वहाँ पहुँच पाया। जब तक रात हो चुकी थी, मैंने इनके घर जाने की बजाय कोई होटल ढूंढने लगा, मगर इस छोटे से कस्बे में मुझे रात गुजारने के लिए कोई होटल नहीं मिला। सारी रात मैंने गाड़ी में ही गुजारी। महक के बारे में मुझे मालूम हुआ था कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती है। मेरा इरादा बस इसे एक नजर देकर वापस मुड़ जाने का था। सुबह अज़ान होने पर मैं करीबी मस्जिद में चला गया। इस रोज मेरे होंठों पर बस एक ही दुआ मचल रही थी कि किसी तरह इस दुश्मन जान का दीदार नसीब हो जाए। सूरज निकलने पर मैं इनकी गली में पहुंच गया। अतराफ का जायजा लेने के बाद मैंने एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहां मैं छुप कर खड़ा हो सकता था और इसके घर से निकलने पर आसानी से इसे देख सकता था। इंतजार के लम्हे तो वैसे भी तवील होते हैं, मगर उस दिन तो जैसे वक्त थम सा गया था। मैं अगर चाहता तो सीधा इनके घर जा सकता था, मगर मेरी जो हालत होनी थी वो इसके घर वालों से छुपी नहीं रह सकती थी और मैं अपनी वजह से इसके वालिदैन को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। बहरहाल इम्तिहान की घड़ियां खत्म हुई और वो दरवाजे से नमोदार हुई। दिल को जैसे ठंडक सी पड़ गई। वो अपने छोटे भाई के साथ घर से निकली। चंद गलियों के फासले पर वो एक स्कूल में दाखिल हुई। फिर अगले 8 घंटे के सफर से जब मैं घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। सारी फैमिली एक जगह इकट्ठी बैठी हुई थी, जबकि अब्बू किसी शेर की तरह इधर उधर टहल रहे थे। मुझे देखते ही फट पड़े। कहा था तुम, ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब वो मुझे इनसे डर नहीं लग रहा था। मैं बस शर्मिंदा सी नजरों से इन्हें देख रहा था। मैं बिना बताए 2 दिन घर से गैब रहा था। इनकी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अबू मुसलसल मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मगर मैं बुत बना खड़ा था। मेरे पास इनके सवालों का कोई जवाब होता तो मैं देता। फिर बड़े भाई इखलाक की मुदाखलत से मेरी जान बख्शी हुई, मगर तब तक अब्बू के थप्पड़ों से मेरे गाल और कान सुर्ख हो चुके थे, जिनमें से निकलती हुई तपश मुझे साफ महसूस हो रही थी। भाई इखलाक मुझे लेकर मेरे कमरे में आ गए। वो काफी देर तक मेरी आंखों में झांकते रहे। इनकी आंखों से आंसू छलकने को थे। यार, आज से पहले तो तुम्हें खराश भी आती थी तो तुम मेरे पास दौड़े चले आते थे, मगर अब ऐसा क्या मसला हो गया मेरे भाई कि तुम अकेले ही झेल रहे हो? बताओ मुझे। भाई इखलाक ने प्यार के लहजे में कहा तो मैं सिसक पड़ा। मेरे अंदर का रुका हुआ सलाब इनके कंधों को भिगो गया। मैंने सारी बात इखलाक भाई को बता दी। भाई इखलाक सबसे बड़े थे। वो अब्बू की कार्बन कापी थे। इनके अपने 4 बच्चे थे, लेकिन वो मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। यार, ये क्या तरीका है मोहब्बत करने का? अगर तुम्हें शादी करनी है तो पूरी बरादरी में से जिस लड़की से कहोगे मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और अगर वो लड़की तुम्हें इतनी पसंद आ गई थी तो तुम मुझसे कहते, मैं खुद हैंडल कर लेता। मेरी सारी बात सुनने के बाद इखलाक भाई ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके, अब तुमने ये बात किसी से नहीं करनी। मैं देखता हूँ कि ये मसला कैसे सुलझ सकता है, और ये शेप वगैरह बनाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो। चंद दिनों में ही सालों के बीमार लगने लगे हो। भाई ने वापस जाते हुए कहा तो मुझे याद आया कि मैंने पिछले 36 घंटों से कुछ नहीं खाया था। चंद दिन बाद इखलाक भाई रिश्ते के लिए दुनियापुर गए, मगर वापसी पर इनका मुंह लटका हुआ था। महक बचपन से ही अपने कजन से मनसूब थी। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। मेरी संभलती हुई हालत एक बार फिर पहले से भी बदतर होने लगी। मैं अगले दिन मुंह अंधेरे एक बार फिर दुनियापुर के लिए निकल पड़ा। मैं जब वहाँ पहुँचा तब स्कूल से छुट्टी होने वाली थी। मैंने छुपकर इसका दीदार किया और फिर लौट आया। फिर तो मेरी रूटीन बन गई। हफ्ते में 2 दिन तो हर हाल में दुनियापुर जाया करता। कभी कभार तबीयत ज्यादा बेचैन हो जाती तो 3 चक्कर भी लग जाते थे। स्कूल के सामने मौजूद नान पकौड़े की दुकान वाले से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। देर सवेर हो जाती तो इसकी दुकान में ही रह जाता था। पहले
पहले तो मेरे इस रवैये पर घर में खूब हंगामे हुए, मगर फिर सबने गैर अलानिया तौर पर मुझसे ला तलखी अख्तियार कर ली। बस भाई अखलाक और अम्मी ही थे जो मुझे समझाने बैठ जाया करते थे, मगर मैं हर बार अपनी दिली कफियत बताने में नाकाम हो जाता था। बाउनवीद क्यों इस नामुराद मर्ज में जल मरने का इरादा किए बैठे हो? खुद पर, अपनी फैमिली पर रहम करो। ये शराब है और शराब का हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। एक दिन साजिद पकौड़ों का पूर डालते हुए फलसफाना अंदाज में मुझे समझाने की कोशिश की। मैं स्कूल के गेट से छुट्टी करके निकलते हुए बच्चों को देख रहा था। साजिद की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि मैं इसे कोई जवाब देता, इसकी दुकान पर मासूम ग्राहकों की यलगार हो गई तो वो इनमें उलझ कर रह गया। आज छुट्टी को काफी वक्त हो गया था, मगर मैं स्कूल से नहीं निकली थी, जबकि इसकी साथी टीचर्स भी जा चुकी थी। मेरा इंतजार तफ्शीश में बदलने लगा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि गेट से एक छोटा सा लड़का निकला और सीधा मेरी तरफ आया। अंकल, आपको मिस महक बुला रही हैं। इसने मासूम से लहजे में पैगाम दिया तो मैं सकते में आ गया। उसे मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ? ये सवाल किसी हथौड़े की तरह मेरे ज़हन पर बरसने लगा। मैं तो कभी भी इसके सामने नहीं हुआ था, बस दूर से ही एक नजर देकर पलट जाया करता था। मैं उठकर बच्चे के साथ हो लिया। गेट से अंदर दाखिल हुआ तो वो महजबीन सामने खड़ी थी। इसकी फरोजी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जबकि पंखड़ियों जैसे होंठ कपकपा रहे थे। वो शायद कुछ कहना चाह रही थी, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। कैसी हो महक? मैंने शर्मिंदा से लहजे में पूछा। नवीद, मेरे वालिदैन इंतहाई इज्जत वाले लोग हैं, क्यों हमारी इज्जत खाक में मिलाने पर तुले हुए हो? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं उम्र भर तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। इसने हाथ जोड़ते हुए कहा तो इसकी फरोजी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। इसकी बात सुनकर मेरी रूह तक लर्ज गई। महक, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अब अगर तुम कभी यहाँ आस पास भी नजर आए तो मैं समझूंगी कि तुम चाहते हो कि मैं जिंदा न रहूं। खुदा की कसम, अब अगर तुम कभी यहाँ नजर आए तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। महक ने मेरी बात सुने बिना ही हतमी अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। मेरे लिए वहाँ मजीद खड़े रहने का कोई जवाब बाकी न रह गया। मैं कांपती टांगों के साथ वापस साजिद की दुकान तक पहुँच गया, मगर वहाँ पहुँचते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। बस मुझे इतना याद है कि साजिद मुझसे कुछ पूछ रहा था। जब मेरी टांगों ने मेरा वजन सहारने से इनकार कर दिया तो मैं मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। जब होश आया तो मैं साजिद के घर था। फर्श पर मुंह के बाल गिरने की वजह से माथे और नाक पर चोट आई थी। होंठ भी फटकर सूख चुके थे। साजिद, मेरा एक काम करो कि प्लीज, इसके बाद मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मैंने इल्तिजा अंदाज में कहा। मुझे दोस्त कहते हो और बात अजनबी की तरह करते हो, इसने बराए हुए लहजे में कहा तो इसके खलूस ने मुझे अपना गर्विदा कर लिया। यार, इस बार जब मैं आया तो मेरी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई थी। मैं भाई की गाड़ी ले आया था। प्लीज इसे किसी तरह लाहौर हमारे घर पहुंचा देना और मेरे बारे में इन्हें कुछ मत बताना। मैंने गाड़ी की चाबी इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और इसे एड्रेस भी बता दिया। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? इसने मेरी तरफ तफशीश से देखते हुए पूछा। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊँगा। इसने मुझे नजर न आने के लिए कहा है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं अपनी बाकी सांसें इसी शहर में लूं जहाँ वो रहती है। वैसे भी मुझे यहाँ की हर चीज से मोहब्बत सी हो गई है, मैंने उठते हुए कहा। साजिद और भाभी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नहीं माना और घर से निकल आया। वो अजान की आवाज थी जिसे सुनकर मैं खाली ज़हन की कैफियत से निकला था। अतराफ का जायजा लिया तो मैं कस्बे के आखिर में मौजूद एक छोटी सी मस्जिद के करीब खड़ा था जिससे अजान की आवाज बुलंद हो रही थी। मैं मस्जिद के अंदर चला गया। असर मगरिब के बाद इशा भी हो गई, मगर मेरा वहाँ से उठने को बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। मैं गुमसुम सा बैठा हुआ था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग इस मस्जिद के इमाम थे। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? उन्होंने अपना हाथ से पूछा तो मैं सिसक पड़ा। मैं सबकी परेशानियों को दूर करने वाले घर में बैठा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें कि वो मेरी इल्तिजा सुन ले। मेरी
मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जो मेरे कहे बिना ही सब कुछ समझ गए थे। ये साथ ही हुजरा है, तुम इसमें रह सकते हो। उन्होंने मुझे मस्जिद में रहने की इजाजत देते हुए कहा। मस्जिद में चंद नमाजी ही आते थे, मैं किसी से बात नहीं करता था। ऐसे ही न जाने कितने महीने बीत गए। फिर एक दिन साजिद और भाई अखलाक मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। भाई मेरी हालत देखकर रोने लगे। यार, अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं, महक के वालिदैन रिश्ता देने के लिए मान गए हैं। भाई के मुंह से ये खबर सुनकर मुझे साख्ता सा तारी हो गया। घर वापसी तक मैं इसी कैफियत में रहा। मगर भाई वो तो अपने कजन से मनसूब थी। मेरे सवाल पर भाई खामोश रहा और फिर बोला, मैंने महक के कजन के बारे में सारी मालूमात हासिल की तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक निकम्मा नौजवान है और इसे जुए की लत भी है। जब मैंने इसे तुम्हारी इस हालत के बारे में बताया और महक से दूर होने की कीमत पूछी तो इसने बिना किसी हिचकिचाहट के बदले में यूरो भिजवाने की शर्त रख दी और मैंने इस डील को फौरन डन कर दिया। मुझे मेरा भाई चाहिए था, इसलिए मुझे चाहे कोई भी कीमत अदा करना पड़ती। इसने डील पक्की होने के बाद मंगनी खत्म कर दी। भाई अखलाक ने तफसील बताई तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया। भाई ये क्या कर दिया आपने? मैं क्या सोचेगी मेरे बारे में? इसे कोई बताएगा तब सोचेगी ना। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, बस ये देखो वो तुम्हें मिल रही है, भाई ने मुझे नसीहत करते हुए कहा। और फिर वाकई चंद दिन में ही मेरी शादी महक से हो गई और वो नाजुक दुल्हन बनकर मेरे आंगन में उतर आई। खुशी के मारे मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर मेरी सारी खुशी उस वक्त रफू चक्कर हो गई जब मैंने महक का घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और वो पीछे हट गई। नबी, तुमने मुझे हासिल तो कर लिया है, लेकिन मैं एक जीती जागती लाश जैसी हूँ। और याद रखना, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं खुदकशी कर लूंगी। मैं इतने में ही खुश था कि वो मेरे साथ है। मैं सामने बैठकर इसे देखता रहता। घर वालों के सामने वो मुझसे नॉर्मल बिहेव करती थी, मगर कमरे में जाकर वो बिल्कुल अजनबी हो जाती थी। इस तरह 12 साल गुजर के मैं क्लीन पर सोता रहा और वो बेड पर। आस्ता आस्ता मायूसी मेरे अंदर घर करने लगी और मैं इसकी गहराइयों में डूबने लगा। मैं इतना मायूस हो चुका था कि जी चाहता था खुद को खत्म कर लूं। मैंने कई बार इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती जैसे मैं वहाँ मौजूद ही ना हूँ। कई दफा इसके लिए मैं अपनी पसंद के कपड़े लेकर आया और सिर्फ एक दफा पहनकर दिखाने की फरमाइश की, लेकिन वो तो जैसे कुछ ना सुनने की कसम खाए बैठी थी। मेरी शादी के चंद साल बाद वाला साहब का इंतकाल हो गया तो जायदाद का बंटवारा भी हो गया। सब भाइयों ने अपने अलग-अलग दुकानें बना ली थी, मगर रिहायश मुश्तरका ही थी। मैंने महक को बताए बिना अपनी सारी जायदाद महक के नाम कर दी। एक दिन भाई के ससुराल में शादी थी, सब घर वाले शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और महक थे। मैं स्टोर पर चला गया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तब मेरे स्टोर के गोदाम में 20 से ज्यादा अफराद काम करते थे। मैंने सबको इकट्ठा किया और हर एक को इसकी तनख्वाह का 5 गुना बोनस दिया और फिर होटल से बेहतरीन खाना मंगवा कर खिलाया। वो सब खुशगवार हैरत में थे। जब वो खाने से फारग हो गए तो मैंने इन सब को छुट्टी दे दी कि जाकर एंजॉय करो। मौसम इतना प्यारा हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर का मौसम उतना ही वीरान हो रहा था। आज मुझ पर मायूसी की इंतहा हो चुकी थी। मैंने स्टोर बंद किया और मेडिकल स्टोर से नींद आवर गोलियां लेकर घर पहुंच गया। महक किचन में मसरूफ थी। मैंने चुपके से इसे देखा तो इसने आज मेरी पसंद का सूट पहना हुआ था, जो मैं बड़े प्यार से इसके लिए लेकर आया था, मगर कई बार कहने के बावजूद इसने नहीं पहना था। मगर आज पता नहीं क्यों इसने खुद ही पहन लिया था। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैंने शीशी से सारी गोलियां निकालकर हाथ पर रख ली और दूसरे हाथ में पानी का गिलास उठा लिया। मेरे अंदर मायूसी इतनी गहरी हो चुकी थी कि सांस आना मुश्किल हो रहा था। इस मुश्किल से आती हुई सांसों को खत्म करने के लिए मैं हाथ में मौजूद गोलियों को मुंह की तरफ ले जा ही रहा था कि किसी ने पीछे से मुझे अपने बाजुओं के हसार में जकड़ लिया। घर में इस वक्त महक के अलावा और कोई ना था और इस बरसती बारिश में किसी की आमद की तवक्को भी नहीं थी। मैंने हैरत से पलटकर देखा तो वो महक थी, जो बिलक बिलक कर रो रही थी। वो हिचकियों के दरमियान कह रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मुझे आज ही अपनी एक दोस्त के जरिए हकीकत का इल्म हुआ है। मैं जिसकी मोहब्बत दिल में लिए बैठी रही, वो महज चंद टकों की खातिर मुझे छोड़कर भाग गया।
जबकि तुमने दुत्कारे जाने पर भी मेरा शहर नहीं छोड़ा। भाई अखलाक ने जो भी कुछ किया वो तो उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए किया। महक न जाने क्या क्या कह रही थी, जबकि मैं अपने दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था कि इसने मुझे हराम मौत से तो बचा ही लिया था, साथ ही मेरे सब्र का फल भी अदा कर दिया था। ये क्या है? महक ने मेरे हाथ पर रखी हुई गोलियां देखी तो बदहवास हो गई। आज मैं अपनी मौत हाथ में लिए बैठा था। अगर तुम चंद सेकंड और देर कर देती तो तुम भी आज खाली हाथ रह जाती। मैंने लड़ते हुए लहजे में कहा तो इसने झपट कर मेरे हाथ से गोलियां छीन ली और दीवाना वार मेरे हाथों को चूमने लगी। इसकी फिरोजी आंखों से अपने हाथों पर गिरते हुए आंसुओं की गर्माइश को मैं अपनी रूह की गहराइयों तक महसूस कर रहा था। आज ये दोनों बच्चे मेरे सब्र का फल हैं और भाई मेरी मोहब्बत अब मेरे दिल में धड़कती है। ये कहकर नवीद तो खामोश हो गया, मगर मेरे दिल में नवीद और महक की मोहब्बत की खुशबू रच बस सी गई। मैं वापस अपने शहर तो आ गया, लेकिन मेरे दिल में तो नवीद की मोहब्बत अपनी सादगी समेत हमेशा कैद होकर रह गई। वाकई खुदा ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था। दुआ भाई इसके मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सच है मोहब्बत करने वाले दिल आखिर एक हो ही जाते हैं और सब्र का फल हमेशा लाजवाब होता है। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।